हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम बात कर रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी की कि किसी अफेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है उसके अकॉर्डिंग टैक्स की जो लायबिलिटी है वो कैसे तय की जाए। तो उसके संबंध में एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में श्री कृष्ण प्रसाद की कर योग्य आय का विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट हमें दिया है कि डेनमार्क में स्थित संपत्ति से आय 1 लाख रुपये। सेकंड दिया है कि जापान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन 1,50,000। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि सिंगापुर में स्थित व्यापार से लाभ, सिंगापुर में स्थित व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से होता है, और ये आय हमें दे रखी है प्रश्न में 2,50,000 रुपये। फिर फोर्थ पॉइंट हमें दिया हुआ है भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा में प्राप्त वेतन, भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा में प्राप्त वेतन, और ये हमें दिया हुआ है 50,000 रुपये। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कि पिछले वर्षों की विदेशी आय आगे लाई गई, पिछले वर्षों की विदेशी आय जिस पर कर नहीं लगा हुआ था, जिस पर कर नहीं लगा हुआ था, आगे लाई गई, और ये आय हमें दी हुई है प्रश्न में 20,000 रुपये। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत सरकार से सिंगापुर में प्राप्त रॉयल्टी, भारत सरकार से सिंगापुर में प्राप्त रॉयल्टी, और इसकी राशि जो है वो दी हुई है 80,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें दिया हुआ है इंग्लैंड में कृषि से आय जो वहाँ इंग्लैंड में कृषि से आय, और इसके बारे में आगे ये लिखा हुआ है कि जो वहाँ लंदन में बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दी गई थी, और ये आय है 60,000 रुपये। और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लंदन में प्लांट के विक्रय से लाभ, लंदन में प्लांट के विक्रय से लाभ जिसका 50% भाग भारत में प्राप्त किया गया, और ये राशि जो है वो आपको दे रखी है ₹4 लाख। अब ये तो सूचनाएं दी हुई है, और आपसे पूछा क्या गया है कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 जो है, कैलकुलेट क्या करना है हमें, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में करदाता की कुल आय, अब तीनों स्टेटस इसमें पूछा है, निवासी, सेकंड असाधारण निवासी, और थर्ड अनिवासी की स्थिति में ज्ञात कीजिए।
तो ये प्रश्न आपको दिया हुआ है और इसमें हमें 2021-22 के लिए जो है करदाता की आय जो है उसकी कुल आय की कैलकुलेशन करनी है और उसमें भी तीनों कंडीशन का अपन को कैलकुलेशन बताना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए देखिए ऊपर आप क्या लिखेंगे, जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर दी असेसमेंट ईयर 2021 to 22। अब देखिए तीन कंडीशन है आपके पास, तो तीनों कंडीशन में आप जो है वो कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ चूंकि मैं प्रश्न मेरा साथ में ही लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ तीनों स्थितियाँ लिख देंगे, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। अगर वो इंडिविजुअल है तो, अगर HUF है तो भी तीनों कंडीशन और फॉर्म और कंपनी है तो केवल रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल आएगा। और इसमें आप ये इनकम का भी इस तरीके से डिटेल वहाँ लिखेंगे इंग्लिश में ही, ठीक है। अभी इधर हम जो वो शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे तीन कंडीशन है हमारे पास, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असाधारण निवासी और नॉन रेसिडेंट निवासी। अब देखिए जो फर्स्ट इनकम है आपको दे रखी है डेनमार्क में स्थित संपत्ति से आय 1 लाख रुपए। अब ये क्या है, विदेशी आय है। तो विदेशी आय के बारे में हमने देखा था कि विदेशी जो आय है वो केवल किसके लिए टैक्सेबल होगी, रेसिडेंट के लिए, कल हमने देखा था। तो ये किसके लिए टैक्सेबल आ जाएगी, 1 लाख रुपए केवल रेसिडेंट जो है उसके लिए, और बाकी में नहीं आएगी। यहाँ आप लिख देंगे डेनमार्क में स्थिति से आय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डेनमार्क, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डेनमार्क। फिर सेकंड जो है वो आपको दिया हुआ है जापान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन 1,50,000। अब देखिए यहाँ पे सेवाएं तो आपने जापान में दी है, मतलब ये जो आपको इनकम है वो अर्न तो जापान में हुई लेकिन रिसीव कहाँ हो रही है, इंडिया में। तो कल हमने देखा था कि इनकम का अगर अर्निंग या रिसीविंग में से एक भी पार्ट अगर इंडिया में होता है तो वो सबके लिए टैक्सेबल होगी। तो ये फिर किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, 1,50,000 रुपये, तीनों के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगी। फिर थर्ड जो है सिंगापुर में स्थित व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से होता है 2,50,000। अब ये व्यापार तो सिंगापुर में है लेकिन इसका जो कंट्रोलिंग है वो कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। तो हमने देखा था कि अगर व्यापार जो है वो आपका विदेश में है, मतलब कोई आय विदेश के किसी व्यापार से मिली है, लेकिन अगर उस व्यापार का जो कंट्रोलिंग है वो अगर इंडिया से हो रहा है तो रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो दोनों के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर ये जो 2,50,000 की इनकम है वो किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, रेसिडेंट के लिए भी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगी और नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा में प्राप्त वेतन 50,000। तो इसमें भी वो है कि सेवाएं तो भारत में लेकिन आय आपको कहाँ मिल रही है, कनाडा में मिल रही है। तो अर्न आपने कहाँ किया, इंडिया में। तो ये भी फिर सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी ये 50,000 रुपये आप तीनों में टैक्सेबल दिखा लो, ठीक है। नेक्स्ट है पिछले वर्षों की विदेशी आय जिस पर कर नहीं लगा हुआ था आगे लाई गई, कितनी, 20,000 रुपये। तो इसके बारे में हमने देखा था कि अगर कोई भी विदेशी आय है उस पर पहले कर नहीं लगा हुआ और गत वर्ष में उसको आगे लाया जाए तो वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। तो ये जो है वो सबके लिए एग्जम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट जो है भारत सरकार से सिंगापुर में प्राप्त रॉयल्टी। तो रॉयल्टी जो है वो भी इनकम में आपके शामिल होगी। अब वो मिली कहाँ है आपको, सिंगापुर में, लेकिन किससे मिली है, भारत सरकार से। तो ये भी फिर सबके लिए जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट है इंग्लैंड में कृषि से आय। अब देखिए कृषि से जो आय है वो क्या होती है,
एग्जम्प्ट होती है, लेकिन वो अगर इंडिया में अगर परचेज आया तो एग्जम्प्ट होगी, करमुक्त होगी, लेकिन ये कहाँ है, विदेश में। अब विदेशी आय जो वो केवल किसके लिए टैक्सेबल होती है, रेसिडेंट के लिए, तो ये केवल इसमें आ जाएगी 60,000 रुपये, बाकी में नहीं आएगी। फिर है लंदन में प्लांट के विक्रय से लाभ जिसका 50% भाग भारत में प्राप्त किया गया। तो लंदन में आपका कोई प्लांट बेचा आपने, उसको आपको इनकम हुई 4 लाख। अब देखिए 4 लाख की इनकम है, वो विदेशी आय है, लेकिन इसमें से 50% मतलब 2 लाख रुपए आपको भारत में मिल गए। तो भारत में अगर मिलती है कोई आय या अर्न होती है तो वो उतनी तो सबके लिए टैक्सेबल होगी। जैसे 2 लाख रुपए जो है वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा और नॉन रेसिडेंट के लिए भी, क्योंकि ये क्या है, भारत में मिली है उनको। और यहाँ पे ये विदेशी आय है, तो जो रेसिडेंट है उसके लिए तो विदेशी आय जो वो भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो इसके लिए फिर पूरा का पूरा 4 लाख जो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अब आप इसका टोटल कर देंगे तो टोटल जो आएगा वो इनकम हो जाए, तो जैसे इसमें 1,50,000, 50 2 लाख और 4,80,000 हो गया इसका। इसमें 2 3 4 6 कितना हो गया इसमें 1.5 लाख, 4 लाख, 4,50,000, 5,30,000 और 7,30,000। और इसमें हो जाएगा हमें 4 लाख और 4 8 9 9 30 और 9 90,000 समथिंग, इतना जो है वो आपकी इनकम 10,90,000 जो है वो आपकी इनकम हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमें कैलकुलेशन करनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आय जो है उसकी अर्निंग या रिसीविंग दोनों में से अगर एक चीज़ इंडिया में होती है तब तो वो तीनों कैटेगरी जो है, रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट, उन सबके लिए टैक्सेबल होगी। अगर कोई इनकम जो है फॉरेन इनकम है, विदेशी आय है, तो वो केवल किसके लिए टैक्सेबल होगी, रेसिडेंट के लिए। कोई इनकम जो है वो विदेशी आय तो है लेकिन उसका जो व्यापार है उसकी कंट्रोलिंग अगर इंडिया से हो रही है तो वो नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होगी। और अगर एग्रीकल्चर इनकम है इंडिया में तो वो सबके लिए एग्जम्प्ट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम अगर फॉरेन में है तो वो केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। तो इस तरीके से जो है वो आपको असेसमेंट करना है। अगर यहाँ पर HUF का होता या फर्म का होता या कंपनी का होता तो वहाँ पे केवल 2 कैटेगरी में देख लेते आप, रेसिडेंट में और नॉन रेसिडेंस में। तो ये जो रिलेशन है वो था आपके रेसिडेंस और टैक्स लायबिलिटी का। अगले वीडियो में हम देखेंगे आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो टोटल इनकम की जो 5 हेड है उसमें से सबसे पहला हेड जो है इनकम फ्रॉम सैलरीज, वो हम अगले हेड में शुरू करेंगे। थैंक यू।